किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करते हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं एमिल बर्न्स द्वारा लिखी हुई किताब मार्क्सवाद क्या है। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला का नया अध्याय, पूंजीवाद की साम्राज्यवादी अवस्था। ये श्रृंखला की 8वीं कड़ी और इस अध्याय का पहला भाग है। बोलचाल की भाषा में साम्राज्यवाद साम्राज्य विस्तार या कम उन्नत देशों को जीतकर एक साम्राज्य स्थापित करने की नीति को कहते हैं। ये बात प्रत्यक्ष है कि इस नीति के पीछे केवल दूसरे देशों पर अपने देश का झंडा लहराता देखने की लालसा मात्र नहीं हो सकती, कुछ इनसे अधिक गंभीर कारण भी होने चाहिए। इसलिए ये बात आमतौर से मानी जाने लगी है कि साम्राज्य विस्तार की नीति के पीछे कुछ आर्थिक कारण होते हैं। उदाहरण के लिए कभी कभी कहा जाता है कि इसका कारण बाजारों की अथवा कच्चे माल खाद्य पदार्थों की तलाश है, या उसके द्वारा ऐसी भूमि की खोज की लालसा है जहां अपने घने बसे हुए देश की अतिरिक्त यानी फाजिल आबादी जाकर बस सके। परंतु विदेशों में अच्छे बाजार मिल सकते हैं। कच्चा माल और खाने पीने का सामान भी हमेशा और बड़ी आसानी से विदेशों से आ सकता है। और जहां तक अतिरिक्त आबादी को बसाने के लिए भूमि का सवाल है, सो ये पूंजीवाद की ही करतूत है कि वो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है जिससे लोग अपना देश छोड़कर विदेशों में रोजी तलाश करने पर मजबूर हो जाते हैं। अतः साम्राज्यवादी विस्तार के वास्तव में क्या कारण है? आधुनिक साम्राज्यवाद का पहला मार्क्सवादी विश्लेषण लेनिन ने किया था। उन्होंने बताया कि साम्राज्यवाद का एक विशेष गुण ये है कि उसमें साधारण माल के अलावा पूंजी का भी निर्यात होने लगता है। उन्होंने ये भी दिखाया कि स्वयं पूंजीवाद के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन हो गए हैं जिनके कारण ये चीज शुरू होती है। इसीलिए लेनिन ने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की एक विशेष अवस्था कहा है। ऐसी अवस्था जब मुख्य पूंजीवादी देशों के अंदर बड़े पैमाने पर एकाधिकार स्थापित हो जाता है। औद्योगिक पूंजीवाद के शुरू के दिनों में कल कारखाने, खाने आदि बहुत छोटी होती थी। प्रायः उनके स्वामी एक ही परिवार के कुछ सदस्य या साझेदारों की एक छोटी सी संख्या हुआ करती थी। उस जमाने में छोटे कल कारखानों को शुरू करने में ज्यादा पूंजी भी नहीं लगती थी। चंद साझेदार आसानी से ये छोटी पूंजी जमा कर देते थे। जैसे जैसे नई मशीनें इजाद होती गईं, वैसे वैसे कारखाने खोलने के लिए ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होने लगी। इसके साथ ही दूसरी ओर कारखानों के बने माल की मांग तेजी से और लगातार जितनी बढ़ रही थी, दस्तकारी के माल की खपत उतनी ही घटती जा रही थी। पहले ब्रिटेन में ऐसा हुआ, फिर दूसरे देशों में। इसलिए कल कारखानों के आकार भी बहुत तेजी से बढ़ते गए। दिनों दिन अधिकाधिक बड़े कारखाने बनने लगे। रेल का और समुद्री जहाजों का आविष्कार हुआ तो पहले लोहे और फिर इस्पात के उद्योग बढ़े, जिनके लिए और भी बड़े आकार के कारखाने बनाने पड़े। देखा गया कि कोई भी उद्योग क्यों ना हो, बड़े आकार के कारखाने में उत्पादन खर्च कम पड़ता है और ज्यादा मुनाफा बनता है तथा आगे उसका विस्तार भी ज्यादा तेजी से हो पाता है। होड़ में बहुत से छोटे कारखाने ठहर नहीं सके, या वे या तो बंद हो गए या अपने से शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों के हाथों बिक गए। इस प्रकार एक दोहरी प्रक्रिया बराबर चल रही थी। उत्पादन अधिकाधिक बड़े कारखानों में केंद्रित हो रहा था और अत्यधिक धनी लोगों की एक छोटी सी संख्या दिनों दिन उत्पादन के और ज्यादा बड़े भाग पर हावी होती जाती थी। मार्क्स के जमाने में भी ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी और ये उनसे छिपी नहीं थी। मार्क्स ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि दिनों दिन यांत्रिक केंद्रीकरण बढ़ रहा है, अर्थात उत्पादन अधिकतर बड़ी इकाइयों में ही केंद्रित होता जा रहा है। साथ ही मार्क्स ने इस ओर भी लोगों का ध्यान खींचा था कि पूंजी भी दिन पर दिन छोटे होते दायरे के स्वामित्व में या उसके अधिकार में केंद्रित होती जा रही है। मार्क्स ने कहा था कि इस प्रक्रिया का अवश्यंभावी परिणाम यही होगा कि स्वतंत्र प्रतियोगिता का स्थान एकाधिकार ले लेगा और उससे पूंजीवाद के गर्भ में छिपी हुई कठिनाइयां और भी तीव्र रूप से उभरने लगेंगी।
इस शताब्दी के आरंभ होते होते आर्थिक प्रश्नों पर लिखने वाले, विशेषकर ब्रिटेन में J.A. हॉब्सन इस बात को देखने लगे थे कि बहुत से उद्योगों में एकाधिकार की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। एकाधिकार के विकास के बारे में जो तथ्य तब तक प्रकट हो चुके थे, उन्हें लेनिन ने पहले महायुद्ध के समय 1916 में साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था नामक पुस्तक में एक जगह इकट्ठा किया। उन्होंने एकाधिकार की आर्थिक विशेषताओं के साथ साथ उसकी राजनीतिक और सामाजिक विशेषताओं की ओर भी ध्यान दिया। मार्क्स की मृत्यु के बाद जो घटनाएं घटी, उनके आधार पर लेनिन ने मार्क्स की स्थापनाओं को विकसित और विस्तारित किया। उन्होंने बताया कि पूंजीवाद की साम्राज्यवादी अवस्था में, जो उनकी राय में लगभग सन 1900 से शुरू हो गई थी, 5 आर्थिक विशेषताएं ध्यान देने योग्य थी। वे विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला, उत्पादन एवं पूंजी का केंद्रीकरण इतना बढ़ चुका था कि इजारे तथा एकाधिकार स्थापित हो गए थे, जिन्होंने आर्थिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया था। प्रत्येक उन्नत पूंजीवादी देश में ये बात देखी जा रही थी, विशेषकर जर्मनी और अमेरिका में। उस वक्त से अब तक जाहिर है ये प्रक्रिया बराबर तेज होती गई है। ब्रिटेन की इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज और यूनिलीवर कंपनियां, जिनमें से हर एक की 10-10 करोड़ पाउंड की पूंजी है, इसके उदाहरण हैं। आज प्रत्येक उद्योग में कुल व्यापार का एक बहुत बड़ा भाग चंद बड़ी कंपनियों के हाथ में है, और इन चंद कंपनियों में भी आपस में समझौते रहते हैं कि वे कितना माल पैदा करेंगी, क्या दाम रखेंगी और कहां बेचेंगी इत्यादि। यानी एक तरह से वे एक संयुक्त एकाधिकारी कंपनी के रूप में काम करती हैं। दूसरा, बैंकों की पूंजी कल कारखानों की पूंजी में घुल मिल गई है और उससे महाजनी पूंजी के स्वामियों का एक छोटा सा वर्ग पैदा हो गया था। प्रत्येक देश में बहुधा इसी वर्ग का बोलबाला था। इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करना जरूरी है। शुरू के दिनों में औद्योगिक पूंजीपति अथवा कल कारखानों के मालिक साहूकारों या बैंकों के मालिकों से अलग थे। साहूकारों का कल कारखाने से सीधे कोई संबंध न था। हाँ, वे कल कारखानों के मालिकों को रुपया जरूर उधार देते थे और सूद के रूप में उन्हें भी मुनाफे का एक हिस्सा मिल जाता था। परंतु जब उद्योग धंधों का विकास हुआ और हिस्सेदारों वाली कंपनियों का चलन खूब फैल गया, तो बैंकों के मालिक भी औद्योगिक कंपनियों के हिस्से खरीदने लगे। दूसरी ओर ज्यादा धनी उद्योगपतियों ने बैंकों के हिस्से खरीद लिए। इस प्रकार सबसे धनी पूंजीपति, शुरू में चाहे वे कारखानेदार रहे हों या साहूकार, अंत में चलकर साहूकार उद्योगपति बन गए। इस तरह दो पूंजीवादी क्रियाओं के एक ही जगह मिल जाने से इस दल की शक्ति बहुत बढ़ गई। खासकर ब्रिटेन में बड़े जमींदार भी इस दल में शामिल हो गए। जब बैंकों का संबंध कारखाने से स्थापित हुआ, तो वो उनकी तरह तरह से मदद करने लगा। वो उसे रुपया कर्ज देता, दूसरी कंपनियों को उधार देता तो शर्त लगा देता कि जिस कंपनी में उसकी पूंजी लगी है उसका माल खरीदो इत्यादि। इस प्रकार महाजनी पूंजी के स्वामियों के इस दल ने बहुत तेजी से अपनी दौलत बढ़ा ली और एक के बाद दूसरे उद्योग पर उनका एकाधिकार स्थापित होता गया। कहने की आवश्यकता नहीं कि सरकार के अंदर भी उनकी आवाज दिनों दिन ज्यादा सुनी जाने लगी। बैंकों के उद्योग धंधे से मिल जाने की सबसे अच्छी मिसाल ये है कि बैंकों के डायरेक्टर अधिकाधिक दूसरी कंपनियों के भी डायरेक्टर बनते जाते। जाहिर है इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी कंपनियां बैंकों की संपत्ति हो जाती हैं। असल बात यह है कि बैंकों की दुनिया में जिन चंद व्यक्तियों के हाथों में शक्ति है, वे ही उद्योग धंधों और व्यापार की दुनिया के भी ताकतवर बन गए हैं। अब मुट्ठी भर धन कुबेरों की पूंजी ही सारे ब्रिटिश पूंजीवाद पर छाई हुई है। 1870 में बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा उन बैंकों के डायरेक्टरों के पास, जो बाद में 5 बड़े कहलाने लगे, कुल मिलाकर डायरेक्टरी के 157 पद थे। 1913 में यह संख्या 229 हो गई और 1939 यानी 1939 में वो 1150 तक पहुंच गई। इन आंकड़ों के पीछे कितनी प्रबल शक्ति छिपी हुई है, इसका अंदाजा लगाने के लिए इतना और जान लेना जरूरी है कि 1939 के आंकड़ों में ऐसी विशाल कंपनियां भी शामिल हैं, जैसे यूनिलीवर और ICI, जो स्वयं बहुत से छोटे छोटे कारखानों को हजम कर चुकी हैं। तीसरा, विभिन्न प्रकार के माल के निर्यात के अलावा और उससे भिन्न पूंजी के निर्यात का महत्व बहुत बढ़ गया। पूंजीवाद के प्रारंभिक काल में ब्रिटेन कपड़ा और कारखानों का बना दूसरा माल विदेशों में भेजता था और उसके द्वारा जो रकम मिलती थी उससे स्थानीय उपज खरीद लेता था।
इस प्रकार वास्तव में वो अपने कारखानों के बने माल को कच्चे माल व खाने पीने की चीजों से बदलता था, जिनकी ब्रिटिश उद्योगों को जरूरत थी। परंतु पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में और विशेषकर उसके अंत में महाजनी पूंजी की दिलचस्पी अधिकाधिक पूंजी के निर्यात में बढ़ती गई। इसका उद्देश्य व्यापारिक अदला बदली नहीं, बल्कि इस पूंजी पर हर साल सूद वसूल करना होता था। ये पूंजी विदेशी सरकारों या विदेशी कंपनियों को उधार दी जाती थी या अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल दूसरे मुल्कों की रेलों, बंदरगाहों और खानों में लगाई जाती थी। उसके साथ ये शर्त लगी होती थी कि जो उधार ले वो सब सामान उन ब्रिटिश औद्योगिक कंपनियों से खरीदे जो उधार देने वाले बैंकों से संबंधित है। इस प्रकार महाजनी पूंजी के दोनों अंग एक साथ काम करते थे। प्रत्येक खूब मोटे मुनाफे कमाता था और अपने प्रतिद्वंदियों को पास नहीं फटकने देता था। चौथा, पूंजीपतियों के अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकारी गुट बन गए थे। उन्होंने दुनिया को अपने बीच बांट लिया था। इस्पात, तेल और दूसरे अनेक उद्योगों में भी यही हुआ। विभिन्न देशों के एकाधिकारी गुटों के बीच समझौते हो गए कि कुल विदेशी व्यापार का कितना हिस्सा किसके हाथ में रहेगा। अक्सर खास बाजार भी बांट दिए गए और दाम भी निश्चित कर दिए गए। इन समझौतों की सीमाओं पर हम बाद में विचार करेंगे। पांचवा, सबसे बड़ी ताकतों के बीच दुनिया का बंटवारा लगभग पूरा हो गया। 1876 यानी 1876 में अफ्रीका का 99% भाग यूरोपीय शक्तियों के कब्जे में था और 1900 यानी सन 1900 तक 90% उनके अधिकार में चला गया। इस बात का महत्व ये था कि दुनिया का बंटवारा पूरा हो जाने के बाद निहत्थे या कमजोर देशों को आनन फानन में हड़प जाना संभव न रह गया। सबसे अधिक धनी देशों के महाजनी पूंजी के स्वामियों के सामने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का एक ही तरीका रह गया था, एक दूसरे का गला काटें, अर्थात दुनिया का फिर से बंटवारा करने के लिए बड़े बड़े युद्ध हों और जो राज्य जीते वो दूसरों का साम्राज्य छीन ले। इस संबंध में लेनिन की बताई हुई एक विशेष बात का आज खास महत्व है। साधारण रूप से ये समझा जाता है कि प्रत्येक साम्राज्यवादी देश अपनी साम्राज्य विस्तार की कोशिश में केवल उपनिवेशों या गुलाम देशों को ही अपने अधिकार में लाने का यत्न करता है। लेनिन ने बताया कि ये आवश्यक नहीं है। साम्राज्य विस्तार की भूख सर्वग्रासी होती है और आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर यूरोप के दूसरे राज्य भी इसके शिकार बनेंगे। नात्सी काल में जर्मन महाजनी पूंजी की इस दिशा में कोशिश इसका स्पष्ट उदाहरण है। इस पूरे विश्लेषण के आधार पर, जिसकी सच्चाई बाद के सारे अनुभव से सिद्ध हो चुकी है, लेनिन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पूंजीवाद की साम्राज्यवादी अवस्था अवश्यंभावी रूप से अपने साथ एक और तो बड़े बड़े आर्थिक संकट तथा विश्वव्यापी युद्ध लाती है, दूसरी ओर मजदूर क्रांतियां लाती है तथा साम्राज्यी शोषण के खिलाफ उपनिवेशों व अर्ध उपनिवेशों की शोषित जनता के विद्रोह को जन्म देती है। पूंजीपतियों के छोटे छोटे गिरोहों के हाथ में पूंजी इकट्ठी होती थी तो उसका एक नतीजा ये भी होता था कि इन गिरोहों का सरकारी मशीन पर प्रभुत्व बढ़ता जाता था और इसीलिए विभिन्न देशों की सरकारी नीति इन गिरोहों के हितों से अधिकाधिक जुड़ती जाती थी। यही वो कारण है जो प्रत्येक देश के महाजनी पूंजीपतियों के गिरोह के लिए ये संभव बना देता है कि अपने विदेशी प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करने के लिए वो बाहर से आने वाले माल आदि पर कर लगा दे, उसकी मात्रा निश्चित कर दे और दूसरे सरकारी फरमान निकाले और अंत में जरूरी हो तो युद्ध छिड़वा दे। प्रतिद्वंदी गिरोहों में संघर्ष होना लाजमी है। वे आपस में समझौता करके दुनिया को क्यों नहीं बांट लेते हैं? ऊपर हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि विभिन्न देशों के एकाधिकारी गुट दुनिया के बाजारों को अपने बीच बांटने के समझौते करते हैं। ऊपर से देखने में इससे ये परिणाम भी निकाला जा सकता है कि ऐसा होने पर प्रतियोगिता या पूंजीपतियों की होड़ पूरी तरह खत्म हो जाएगी और एक प्रकार से उनके स्थायी हितों का अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर सम्मिश्रण हो जाएगा। परंतु लेनिन ने तथ्य और आंकड़े पेश करके बताया कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते कभी भी स्थायी नहीं होते। मान लीजिए कि 1905 में कोई समझौता हुआ, जाहिर है उसका आधार यही होगा कि 1905 में विभिन्न गिरोहों की, जैसे ब्रिटिश, फ्रांसीसी, जर्मन और अमेरिकी गिरोहों की जितनी उत्पादक शक्ति थी उसके अनुसार ही उनके बीच बाजार बांट दिए जाएं। परंतु पूंजी का नियम है कि वो सदा असमान गति से बढ़ती है।
इसलिए ऐसा समझौता होने के चंद बरस बाद ही जर्मन गिरोह, अमेरिकी गिरोह या किसी और गिरोह की उत्पादक शक्ति बढ़ जाएगी और पुराने बंटवारे से उसे संतोष नहीं होगा। तब वो गिरोह उस समझौते को फाड़कर फेंक देगा और दूसरे गिरोह यदि उसी समय नरम न पड़ गए तो फिर नए सिरे से और पहले से भी अधिक तेजी से बाजारों की छीना झपटी का संघर्ष शुरू हो जाएगा। वास्तव में ऐसे तमाम समझौतों का यही अंत होता है और चूंकि असमान विकास का नियम न केवल विशिष्ट औद्योगिक गिरोहों पर बल्कि विभिन्न देशों की संपूर्ण पूंजी पर भी लागू होता है, इसलिए आर्थिक समझौतों को विभिन्न देशों के महाजनी पूंजीपतियों के गिरोहों के बीच लगातार चलते रहने वाले व्यापारिक युद्ध की विराम संधियों के समान ही समझना चाहिए। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत एमिल बर्न्स द्वारा लिखी हुई किताब मार्क्सवाद क्या है की ऑडियो रिकॉर्डिंग का 8वां भाग। इस पुस्तिका को प्रकाशित किया है पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली ने और इसका हिंदी अनुवाद किया है ओम प्रकाश संगल जी ने। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए हमारे नंबर 9617226783 पर अपने अकाउंट से नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता लें और आर्थिक सहयोग करें। सभी लिंक और हमारे बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए विदा अपने दोस्त पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।